बजट जो सिर्फ खर्च की कहानी नहीं, देश के कल का रोड मैप भी होता है। ये बजट तय करता है रोजगार की रफ्तार, उद्योग की उड़ान और आम आदमी की राहत भी। कहीं टैक्स में संतुलन तो कहीं विकास की नई सोच, कहीं निवेश को बढ़ावा तो कहीं आत्मनिर्भर भारत की मजबूती। बजट 2026 क्या ये ग्रोथ को देगा नई धार? क्या मिडिल क्लास को मिलेगी राहत? और क्या भारत का 2047 विजन होगा मजबूत? जवाब ढूंढते हैं आंकड़ों के पार, नीतियों की गहराई में। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, जहां देश की नीतियां सीधे आपके भविष्य से जुड़ती हैं। दोस्तों, आज भारत के विकास की दिशा तय करने वाला एक बेहद अहम विषय हमारे सामने है, केंद्रीय बजट 2026। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि रोजगार, उद्योग, स्टार्टअप्स और हर टैक्स पेयर की उम्मीदों का दस्तावेज है। सवाल ये है कि क्या बजट 2026 भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक, आदरणीय शो मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। सार्क ग्लोबल ने अमेरिका में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। ये कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स का अहम कदम है। भारत से लेकर दुनिया तक सार्क अब तैयार है अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए, और इसको बनाने वाले हैं एक विजनरी लीडर, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट सुनील कुमार गुप्ता जी, सार्क ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को नई सोच दी। ऑथर, मेंटर और नेशन बिल्डर, उनका है एक ही मिशन, भारत को बनाना है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। आपका हार्दिक स्वागत है सर। नमस्कार। और आज हमारे विशेष अतिथि हैं सीए श्री रितेश गांधी जी, जो बजट और टैक्सेशन की सिर्फ कानून की भाषा में नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। देश भर में बजट विश्लेषण के लिए जाने पहचाने और भरोसेमंद नाम, आपका स्वागत है सर। नमस्कार। तो आइए बजट 2026 को समझते हैं असर, अवसर और अर्थ के साथ। यही से शुरू करते हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया का ये एपिसोड, क्योंकि आज के एपिसोड में हम लोग बजट डिस्कस करने वाले हैं इस साल का। और ये बजट बहुत ऐतिहासिक भी है, क्योंकि अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कर्तव्य भवन में बैठ रही हैं, और ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में ही तैयार किया गया है। तो सुनील सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरीके से ये बजट डिफरेंट है। देखिए, ये बजट में बहुत मूलभूत परिवर्तन है। जैसे आप मान लीजिए अपने घर का बजट बनाती होंगी, तो आपकी जो भी सैलरी होगी या जो भी आपका रिसीट होगी, आप पहले उसे लिखते हैं कि मान लीजिए आपकी सैलरी ₹1,00,000 महीना है, तो आप बोलेंगे कि ₹1,00,000 महीना में से मैं इतना पैसा एजुकेशन में खर्च करूंगी, इतना पैसा मैं ट्रैवल में खर्च करूंगी, इतना पैसा मैं सेविंग करूंगी। तो पहले आपको आपकी इनकम पता है, आप इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर को रखेंगे और थोड़ी सेविंग भी करेंगी। लेकिन यूनियन बजट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे को क्या खर्चा करना जरूरी है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है। हम पहले वो सब करते हैं, फिर देखते हैं वो पैसा कहां से आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा ना, हर बार होता है बजट में क्या बढ़ा क्या घटा, क्योंकि सरकार ने जो एक बजट बनाया पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो पैसा कहां से आएगा फिर तय होता है कि डायरेक्ट टैक्स कितना लगाओ, कैसे पैसा आएगा, इनडायरेक्ट कैसे लगाओ, कितना आएगा। तो इसीलिए ये बजट की कैलकुलेशन में रिवर्स हो गया। पहले हम तय करते हैं कि कैसे खर्चा होगा, फिर कहां से इनकम आएगी। तो ये बेसिक फर्क है। देखिए, आपने कर्तव्य से शुरू किया है, तो मैं भी कर्तव्य से ही शुरू करता हूं कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कर्तव्य भवन में पहला बजट बना है। तो मैं इसको एक बात से कहना चाहता हूं कि इस बार का जो बजट है ना, इस बजट में सरकार ने बोला है कि हम पेनल्टी से पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि देश में आज यदि हर नागरिक, हर सिटीजन टैक्स देने को अपना कर्तव्य मानने लगेगा और सरकार उसे अपना पार्टनर मानने लगेगी डेवलपमेंट में, तभी हमारा देश विकसित भारत 2047 में बन सकता है। इसके बाद आपने पूछा कि इसमें मुझे लगता है कि ये 3 कर्तव्य पर आधारित है। जैसे आपने बोला, तो ये 3 कर्तव्य, पहला कर्तव्य देश का क्या होता है, वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना और उसे सस्टेन करना। ग्रोथ हो, सस्टेनेबिलिटी भी हो उसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी, और उसमें खास तौर पे किस सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, एमएसएमई पे ध्यान देना पड़ेगा, एनर्जी सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट हों वो एक अच्छे प्रोडक्ट हों और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हों।
जिससे कि हम हाई ग्रोथ इकोनॉमी को बना सके। तो ये हमारा पहला कर्तव्य मुझे लगता है इस बजट में है। और दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की जो उम्मीद है उसे पूरा करना और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, मतलब उन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देना ताकि वो जो भारत की जर्नी है विकसित भारत बनने की, उसमें वो स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में उभर सके। जैसा मैंने बोला है कि इस पूरे बजट का ध्यान है पेनल्टी से पार्टनरशिप, मतलब कि हर नागरिक अब पार्टनर बने देश की ग्रोथ में, टैक्स को अपना कर्तव्य समझे और जो हम विकसित भारत की जर्नी है उसमें उसको देख सके, उसमें शामिल हो सके। तो उसमें हमारे को एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी सिटीजन के लिए, हेल्थ केयर देखनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। साथ ही हमें स्पोर्ट्स और टूरिज्म पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर मैं तीसरे कर्तव्य की बात करूं तो वो है सबका साथ सबका विकास, और ये पूरा का पूरा बजट मैं कहूंगा इसी विजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर फैमिली, हर कम्युनिटी, हर रीजन और हर सेक्टर को जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सबका उसे बेनिफिट मिले। जितनी भी हमारी अम्युनिटीज हैं मतलब वो सभी को सब कुछ बराबर मिले, उसको हम रीजन वाइज, सेक्टर वाइज या कम्युनिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें। तो ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है जिसको ये पूरा बजट पूरा करता है। तो मुझे लगता है 3 मेन कर्तव्य इस पूरे बजट में अगर आप देखेंगे तो इन तीनों बजट के ऊपर वो आधारित है। रितेश सर, क्योंकि आप जाने माने सीए भी हैं, तो हम चाहते हैं इस साल के जो बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके बारे में आप बताएं कि वो कितना है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जी मैडम, ये आज की तारीख में ये बजट में जो कैपेक्स है वो सबसे ज्यादा है। भारत के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा 12.2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रस्तावित किया गया है, जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा एलोकेशन है। इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट 17.15 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का लगभग 4.4% है, जिसमें स्टेट्स को दी हुई ग्रांट और सपोर्ट को शामिल किया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 53.5 लाख करोड़ है। नॉन डेट रिसीट है वो 36.5 लाख करोड़ है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है जीडीपी का 4.3% एक्सपेक्ट किया गया है, जो लास्ट ईयर 4.4% था। डेट टू जीडीपी रेशियो 55.6% है, जो लास्ट ईयर के हिसाब से सुधार पर है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड वो 10% है। यह बजट आज की तारीख में सबसे बढ़िया इसलिए है क्योंकि यह बजट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है। यह बजट में रोड, रेलवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को काफी बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस मजबूत हो सकेंगे। रूरल डेवलपमेंट के एलोकेशन में लगभग 21% की वृद्धि हुई है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट करीब 1.32 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है, जबकि फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.70 लाख करोड़ से ज्यादा रखी गई है, जिससे खेती की लागत कम होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है। दर्शकों, यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बजट विश्लेषण अभी जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ही विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा किया जा सकता है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर
यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, अभी रितेश जी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार के बजट में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, तो क्या इस बार का बजट विकसित भारत 2047 को पुश देगा? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा बजट का जो डिजाइन है वो विकसित भारत 2047 के लिए ही है, क्योंकि विकसित भारत कब बनेगा जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा। तो इस बार सरकार ने बड़ा ही अच्छा सोचा, उन्होंने बोला कि 5 लाख प्लस जिस भी सिटी की पॉपुलेशन है टायर 2 टायर 3 में, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे जोर दे रहे हैं, जिससे कि वो नए ग्रोथ सेंटर बन जाए। क्योंकि अगर वो ग्रोथ सेंटर बन गए तो हमारा देश इस तरीके से स्प्रेड है तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। अगर मैं देखूं कि की इनिशिएटिव क्या है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में की इनिशिएटिव इस प्रकार से हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहे हैं। वो प्लान इसलिए किया गया है जिससे कि हमारा मुंबई पूना, पूना हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, जिससे कि ये सब कनेक्ट हो जाएं। और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्लान भी है जो कि डेंकुनी ईस्ट में है हमारे और सूरत वेस्ट में है, वहां से वहां तक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके और हमारा ट्रेड तेज हो सके। इसके अलावा 20 नेशनल वाटरवेज बनाने का प्लान है जिससे कि हमारी लिंकिंग हो सके जो मिनरल रिच जगह है और इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में। अगर ये होगी तो आप देखेंगे कि हमारा मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि मैं देखता हूं तो जैसे कोस्टल कार्गो शेयर को 2047 तक 12% का टारगेट रखा गया है जो कि पहले से बहुत ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कॉन्फिडेंस मिले और प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर आगे आए। अगला है कि सी प्लेन बीजीएफ स्कीम को प्रपोज किया गया है ताकि हमारे ऑपरेशंस जो हैं उनको सपोर्ट मिले और हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, क्योंकि जब तक रीजनल कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता। एक बहुत ही अहम फैसला और लिया गया कि जो हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनकी रियल एस्टेट असेट जो भी है उनकी उसे मोनेटाइज किया जा सके। वो जो मोनेटाइज किया जाएगा वो जो डेडिकेटेड REITs हैं उनके जरिए किया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट की एसेट से भी रेवेन्यू जनरेट हो सके। इसके अलावा सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के लिए 5,000 करोड़ पर रीजन एलोकेट किए गए हैं 5 साल के अंदर, जो कि हम खर्च करेंगे, जो टायर 2 और टायर 3 सिटी को दिए जाएंगे ताकि लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके। क्योंकि जब तक आप टायर 2 टायर सिटी की इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे जब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है और हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अहम फैसला जिसमें कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को कि जिससे वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कर सकें, और उसके लिए जो बजट में प्रोविजन किया गया है वो 1.85 लाख करोड़ का है, जिससे कि स्टेट बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आसानी से कर सके। इसके अलावा जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है हमारे लिए। उसके लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर पर जोर दिया है। इसके अलावा हमारा बायो फार्मा, शक्ति, रेयर अर्थ कॉरिडोर, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और MSME पे तो हमेशा जोर दिया ही गया है, वो जोर आज भी है, जिससे कि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। तो क्योंकि ओवरऑल इस बजट में मुझे ऐसा लगता है, इसका मानना यह है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया हर एक रुपया प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करता है, जॉब जनरेट करता है और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ एक देश को लेके जाता है। इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को हम हमेशा बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ही विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। रितेश सर, जब भी बजट आता है सैलरी क्लास को बहुत उम्मीदें होती हैं कि शायद टैक्स में थोड़ी और रिबेट मिलेगी, लेकिन इस बार टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आए, इसके क्या रीजंस आप मानते हैं? जी मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इस साल के बजट में वित्त मंत्री श्री ने टैक्स के स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया है, पर उसकी जगह उन्होंने फोकस किया है टैक्स सिस्टम को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड बनाने पर पूरा फोकस किया हुआ है। ओवरऑल सरकार का अप्रोच ट्रस्ट फर्स्ट और वेरीफाई लेटर का अप्रोच रहा हुआ है। सबसे बड़ा रिफॉर्म जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर ये आया हुआ है कि वित्त मंत्री ने, भारत सरकार ने नया इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो पुराने एक्ट को रिप्लेस करेगा। ये नया इनकम टैक्स एक्ट
अपने आप में बहुत ही बढ़िया स्टेप है जो वित्त मंत्री ने भारत सरकार का विकसित भारत 2047 की जो मिशन है उसको अप्रोच करने के लिए इसको अलाइन किया हुआ है। ये एक्ट के अंदर काफी सारे प्रोविजंस जो है, प्रावधान जो है उसको अलाइन किया हुआ है विकसित भारत 2047 की मिशन के साथ। उसमें काफी सारे फॉर्म्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक्ट को बहुत ही सिंपल बनाया गया है। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चल रहा था, उसमें से आज तक बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। हर एक साल के बजट में सेक्शन, सब सेक्शंस, प्रोविजो, सब प्रोविजो, अमेंडमेंट्स, डिलीशन सब होता रहता था। इसकी वजह से ये एक्ट बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। तो वित्त मंत्री ने इसको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड किया है। सभी जो सेक्शन, सब सेक्शन है उसको एक सेक्शन के नए रूप में दिया हुआ है ताकि एक लेमैन भी उसको अच्छी तरह से समझ सके। इसमें टीसीएस और टीडीएस के प्रोविजंस को भी काफी सिंप्लीफाई किया हुआ है। टीडीएस और टीसीएस की जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन किया हुआ है। मैनुअल इंटरवेंशन कम होता जाए, लिटिगेशन कम होता जाए, रिवाइज रिटर्न और अपडेट रिटर्न की फैसिलिटी दी गई हुई है। फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है जो एक एनआरआईज, टेम्पररी स्टूडेंट्स और जो अदर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आईसीडीएस और इंडीएस को भी मर्ज किया गया है ताकि सबके लिए वो सिंपल हो जाए। रेट बेस्ड ऑटोमेटेड टैक्सेशन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए एक्सटेंडेड टाइमलाइन्स दी है। एक बहुत ही अच्छा सुझाव वो दिया गया है कि मैट को उन्होंने सिंप्लीफाइड करके फाइनल टैक्स बना दिया है ताकि वो मैट क्रेडिट आगे से एक्यूमुलेटेड न हो और उसको फाइनल ही टैक्स माना जाए। दर्शकों, यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, बजट विश्लेषण अभी जारी है। ओवरऑल जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने रेट्स में कोई बदलाव नहीं करके पूरे मैकेनिज्म को एक टोटली ईआई बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने का बहुत ही बड़ा एक स्टेप लिया हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, हम अक्सर अपने प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग या डेटा सेंटर्स या एमएसएमईज की हम खास तौर पर बात करते हैं। तो इस साल का यूनियन बजट इन सारे सेक्टर्स को कैसे पुश दे रहा है? जिसे हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया 2, तो मेक इन इंडिया 2, जिससे कि अपने सेक्टर्स को हम स्केल अप कर सकें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है उस पर हमने जोर दिया है कि वो ज़्यादा बन सकें, और जो हमारे डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर हैं उड़ीसा, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, उनको हम स्केल अप करना चाहते हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क बना रहे हैं जो कि बहुत जरूरी थे देश के लिए। और अगर हम देखें कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ये बहुत जरूरी है इनका उत्पादन होना। तो इसके लिए हाईटेक टूल रूम, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये सब होंगे तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से होगा, या मेक इन इंडिया जिसे हम बोलते हैं वो तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से जो लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर है उस पर भी बहुत सारे हमने पॉइंट लाए हैं नए, जिससे कि जो हमारी
ये टेक्सटाइल सेक्टर है, ये आगे बढ़ सके, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है कि कैसे इसका टेक्सटाइल का एक्सपेंशन हो, कैसे एम्प्लॉयमेंट इसमें ज़्यादा लोगों को मिले, उन सब बातों का ध्यान रखा गया है। स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में भी बड़ा ध्यान दिया गया इस बजट पे। ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हमने बात की। अगर हम डाटा सेंटर की बात करते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि डाटा सेंटर देश में स्टैब्लिश होना बहुत ही जरूरी है। जब तक डाटा सेंटर देश में नहीं होंगे, जब तक देश के डाटा को हम देश में रख पाना असंभव होगा हमारे लिए। इसके अलावा जो रिलेटेड एंटिटी डाटा सेंटर सर्विसेज के लिए 15% कॉस्ट को सेफ हार्बर बना दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इस बार के बजट में उसको ध्यान रखते हुए एक बहुत ही बढ़िया बजट में प्रपोजल था जो कि एक्सेप्ट हुआ, जिसे हम बोलते हैं कि इंडिया बेस्ड डाटा सेंटर के जरिए क्लाउड सर्विसेज देने वाली फॉरेन कंपनीज के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा रिलेटेड एंटिटी जो है डाटा सेंटर सर्विसेज के लिए 15% ऑन कॉस्ट का सेफ हार्बर तय कर दिया गया है, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी दो चीजें डाटा सेंटर के लिए दी गई हैं, और जिससे कि इस पूरे सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जो हमारा एम है कि 2030-2035 तक कितना गीगावाट के डाटा सेंटरों से स्टैब्लिश करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और एक आईटी सर्विसेज का भी सेफ हार्बर बनाया गया है कि सिंगल कैटेगरी में 15.5% मार्जिन, और जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी हमारी 300 करोड़ उसे बढ़ा के 2000 करोड़ कर दिया गया है, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है। और भी जो हमारे नॉन रेजिडेंट हैं या जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैं, जिसे हम PROIs बोलते हैं, अब PIS के जरिए लिस्टेड इंडियन एंटिटी में, मतलब कि जो उनकी इक्विटी कैपिटल है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 10% की इंक्रीज लिमिट के साथ इसको भी बढ़ा दिया गया है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा और बहुत बड़ा स्टेप है। इसके बाद हम MSME सेक्टर पे आ जाते हैं। MSME सेक्टर पे हमने बहुत बातें की हैं, MSME सेक्टर में हमने बहुत एक्सप्लेन किया है। तो MSME सेक्टर के लिए सरकार ने इस बारी 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड बनाया है, जिससे चैंपियन MSME बन सकें। एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया गया है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, 2000 करोड़ का टॉपअप है उसमें। तो ये दोनों बहुत ही जरूरी हैं, और इसको मैं एक सेंटेंस बोल के इस बात को खत्म करना चाहूंगा MSME के लिए, कि बड़े उद्योग अगर हमारे देश की शान है तो MSME हमारे देश की जान है। इसीलिए MSME सेक्टर पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे विकसित भारत का सपना MSME पूरा कर सके। रितेश सर, डायरेक्ट टैक्सेस तो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं, तो उनमें क्या कोई लीवरेज या कोई चेंजेस हुए हैं? जी मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर GST और कस्टम्स को मेनली इंक्लूड किया जाता है। एज यूजुअल गवर्नमेंट ने इस साल भी GST के रेटों में कोई बढ़ावा या चेंजेस नहीं किया है, बट उसकी जगह पर उन्होंने GST की जो पूरा मैकेनिज्म है उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाया है, EI ड्रिवन बनाया है, और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूजेज उसके अंदर किया हुआ है। आज की तारीख में GST का एवरेज मंथली कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ रुपीस हो गया है, जो ईयरली 21 लाख करोड़ रुपीस हो गया, जो कि बहुत ही बड़ा एक रेवेन्यू पोर्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसके अलावा जो रिफंड की प्रोसेस है उसको, GST रिफंड के प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ, ऑनलाइन और डिजिटाइज किया गया है। गवर्नमेंट ने फेक इनवॉइस डिटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म सेट किया हुआ है। उन्होंने मैक्सिमम टेक्नोलॉजी और EI का यूजेज करते हुए जो भी फेक इनवॉइस बन रहा है उसको बहुत ही स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करने का मैकेनिज्म पूरा सेट किया है, जिसकी वजह से जो लोग फेक इनवॉइस बनाकर रॉन्ग ITC क्लेम करते थे और गवर्नमेंट को ITC लीकेजेस हो रहा था, वो अभी बिल्कुल खत्म होने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो KPO के लिए बनाया गया है, KPO को उन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बना दिया है, ताकि उस पर 0% टैक्स लगेगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस गिनने की वजह से वो एग्जेम्प्टेड सर्विस हो जाएगी और उस पर 0% GST टैक्स लगेगा। थर्ड वन है जो पर्सनल यूजेज के लिए जो इंपोर्ट हो रहा था उस पर 10% और 20% के टैक्स कस्टम के रेट से उसको घटाकर 10% कर दिए गए हैं। ओवरऑल GST के अंदर गवर्नमेंट ने रेट्स में कोई बदलाव नहीं करके पूरे मैकेनिज्म को एक टोटली EI बेस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने का बहुत ही बड़ा एक स्टेप लिया हुआ है, जो विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ाने में बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो जैसा कि रितेश जी ने बहुत अच्छा बताया कि अगर हम देखें तो पूरा बजट जो है ना, पेनल्टी से पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है। देश ने बोला सभी को, सिटीजन को, कि अब हम पेनल्टी पे विश्वास नहीं करते, हम पार्टनरशिप पे करते हैं। आप ईमानदारी से टैक्स दीजिए, आपको सारी छूट मिलेंगी। लेकिन यदि आप कुछ गड़बड़ करेंगे, जैसे फेक इनवॉइस करेंगे
गलत आईटीसी लेंगे तो आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज और स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन और सब कुछ लॉन्च होगा। तो अब सभी का कर्तव्य है कि हम ईमानदारी से टैक्स दें और पार्टनरशिप में भागीदारी बने। सरकार ने जो बोला है कि अब आप हमारे पार्टनर हैं ग्रोथ में, तो पार्टनर की तरह अपना कर्तव्य निभाएं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, और अपना कर्तव्य निभाते हुए दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पूरी तरह दें और ग्रोथ में पार्टनर बने। बिल्कुल सर, एक्चुअली जब यूनियन बजट आता है तो आम जनता के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने बहुत क्लैरिटी से बताया कि किन किन बिंदुओं को मुख्य रखते हुए इस बार का जो बजट है वो तैयार किया गया है, और आपने इतनी सरलता से सारे पॉइंट समझाए हैं और मुझे यकीन है हमारे दर्शकों को भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि इस बार का जो बजट है किन चीजों को फोकस में रखते हुए बनाया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। आज की चर्चा से ये साफ है कि बजट 2026 को समझना हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।